अतीक अहमद एक बार फिर खौफ में है। साबरमती जेल में बंद अतीक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 14 दिन बाद एक बार फिर साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए निकल चुकी है। और इस बार भी अतीक की गुजरात टू प्रयागराज यात्रा सड़क मार्ग से हो रही है। अतीक के काफिले से प्रयागराज पुलिस की 3 वज्र वैन शामिल हैं। उन्हीं में से एक वैन में अतीक अहमद है। 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के लिए गाड़ी में बेंच पर बिठाकर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। 24 घंटे यानी कि तो प्रयागराज पहुंचने के बाद 24 घंटे है यूपी पुलिस के पास कि अतीक अहमद को कोर्ट में रजू किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद उसके पास रिमांड की मांग की जाएगी, कोर्ट रिमांड मंजूर करेगा। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड मांग सकती है पुलिस। जिस वक्त अतीक अहमद साबरमती जेल में पुलिस वैन में बैठा, उसके चेहरे पर खौफ और दहशत थी। उसे अपनी जान की फिक्र सता रही थी। उसे डर है कि रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता है। तभी तो उसने वैन के अंदर से मीडिया को कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। सरकार की नीयत सही नहीं है। कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। ये तीसरी बार है जब अतीक अहमद को रोड के रास्ते लाया जा रहा है। इससे पहले 26 मार्च को उसे साबरमती से प्रयागराज लाया गया था। उसके बाद 28 मार्च को पेशी के बाद उसी दिन दोबारा सड़क मार्ग से उसे साबरमती जेल पहुंचाया गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी अतीक अहमद का काफिला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होता हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचेगा। अतीक की साबरमती टू प्रयागराज यात्रा के सड़क रूट में सबसे पहले राजस्थान का उदयपुर पड़ेगा। उदयपुर से काफिला होता हुआ चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा। इसके बाद राजस्थान के ही कोटा में काफिले की एंट्री होगी। कोटा से निकलकर ये काफिला राजस्थान के वारण में पहुंचेगा। 12 के बाद ये काफिला मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगा और शिवपुरी पहुंचेगा। शिवपुरी से अतीक का काफिला उत्तर प्रदेश के झांसी आएगा और झांसी के बाद अतीक अहमद सीधा प्रयागराज पहुंचेगा और ये जो पूरा सफर है कल दोपहर तक पूरा हो जाएगा। अतीक अहमद का काफिला इस वक्त राजस्थान में है। साबरमती जेल से अरावली होते हुए राजस्थान में काफिले ने एंट्री की है और इस बीच राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने काफिला रोक दिया है। दरअसल काफिले में जा रही पुलिस की एक गाड़ी खराब हो गई और इस वजह से पुलिस को पूरे काफिले को रोकना पड़ा। हालांकि जिस वैन में अतीक बैठा हुआ है वो सही सलामत है, उसमें कोई खराबी नहीं आई है। खराब वैन जब तक ठीक नहीं होती तब तक काफिला रुका रहेगा और इस दौरान फ्रेश होने के लिए अतीक अहमद को भी वैन से नीचे उतारा जा सकता है। हम आपको बता दें कि काफिला कल सुबह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। 400 किलोमीटर पूरा होने पर पुलिस वैन की फिटनेस की जांच की जाएगी। जो गाड़ियां अतीक को लेने गई हैं वो पूरी तरह से हाईटेक है। इसमें सीसीटीवी से लेकर बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। इसके अंदर सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वैन के अंदर अतीक अहमद की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। अतीक के काफिले की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस के जवान बॉडी कैमरा से लैस हैं। ये यूपी पुलिस की देख सकते हैं कि जो पुलिस वाहन है यूपी 70AG 4078, एक ये वाहन रहेगा। दूसरा जो वाहन है वो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि प्रयागराज पुलिस लिखा हुआ है। प्रयागराज पुलिस उमेश पाल केस में वारंट लेकर आज ही साबरमती जेल पहुंची थी। उमेश पाल शूट आउट केस में प्रयागराज पुलिस ने पहले से ही कोर्ट से बी वारंट हासिल कर लिया था, जिस पर कोई तारीख नहीं लिखी थी। बी वारंट पर अतीक को प्रयागराज लाकर पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में उसका जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनवाएगी। इसके बाद पुलिस उसकी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी, यानी पुलिस अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी मांगेगी। माना जा रहा है कि कल दोपहर तक अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा और कल ही पुलिस उसे सीजेएम कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड मांगेगी। इससे पहले उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक के गुनाहों का हिसाब होना तो अभी भी बाकी है। इस बीच मृतक उमेश पाल के परिवार का भी बयान सामने आया है। उमेश पाल के परिवार ने योगी सरकार की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई और मांग की कि अतीक अहमद को फांसी दी जानी चाहिए। यही नहीं, उमेश पाल की पत्नी ने तो यहाँ तक कहा कि अतीक अहमद का वही हाल किया जाए जैसा उमेश पाल के साथ हुआ था। पूछताछ जो करना कार्रवाई करें, लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है। मेरे बेटे के
जो सीसी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की है, मेरा यही कहना है कि उससे कबूलवाएं और जो हत्यारे हैं उनको पकड़ें और उनको मौत दिलाएं। अतीक अहमद के काले कारनामों की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस को अतीक के खंडहर घर से एक रजिस्टर मिला और इस रजिस्टर में बीएसपी के 3 नेताओं के नाम लिखे हुए थे। ये तीनों बहुजन समाज पार्टी के 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं। बीएसपी के ये 3 कोऑर्डिनेटर प्रयागराज जोन के हैं। तीनों के नाम के सामने लाखों रुपए देने का जिक्र है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लाखों रुपए दिए गए। पुलिस अब बीएसपी के तीनों कोऑर्डिनेटर्स से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जनवरी 2023 में बीएसपी में शामिल हुई थी। बीएसपी अब शाइस्ता परवीन को प्रयागराज के मेयर का चुनाव नहीं लड़वाएगी। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहाँ मेयर का टिकट देगी। मायावती ने कहा कि शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद उसे पार्टी से निकालने पर भी फैसला होगा। अतीक अहमद पर एक और मुश्किल आने वाली है। यूपी पुलिस के अलावा अब केंद्रीय एजेंसियां ईडी भी उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है और अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टीज को जल्द ही अटैच कर सकती है। अतीक की करोड़ों की कीमत वाली 2 प्रॉपर्टी जब्त हो सकती हैं। अतीक अहमद पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आरोप के मुताबिक उसने अवैध तरीके से बेनामी संपत्ति खड़ी की। फिलहाल ईडी संपत्ति का वेरिफिकेशन करवा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतीक की 2 संपत्तियां अटैच होंगी। उत्तर प्रदेश में सभी संगठित माफिया गिरोहों का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है हमारी पुलिस ने और अब मुकदमों में हम पैरवी कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक की बहन आयशा नूरी भी अब सरेंडर करना चाहती है। आयशा और उसकी बेटी उंजिला ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगा दी है, जिस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। दोनों ने वकील के जरिए सरेंडर के लिए याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने धूमनगंज थाने से मामले में रिपोर्ट मांगी है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों को भी आरोपी बनाया है। आयशा नूरी पर हत्याकांड में शामिल शूटर्स की मदद के आरोप है। उमेश पाल की हत्या करने वाला अतीक का शूटर गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के घर मेरठ भी आया था। आयशा और उसके पति अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात की थी। आयशा ने शूटर्स को फरार होने में मदद भी की थी। आयशा की दोनों बेटियां यानी अतीक अहमद की भांजियों पर भी गुड्डू मुस्लिम की मदद के आरोप है। फिलहाल आयशा नूरी फरार है और उसका पति अखलाक पुलिस की गिरफ्त में है। रांची में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रांची में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। कर्नाटक में बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान में देरी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सुरजेवाला ने कहा, पता नहीं बीजेपी कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है। कर्नाटक के सीवी रमन विधानसभा सीट में महिला उम्मीदवार को चुनाव में टिकट देने की मांग हो रही है। इसके लिए कुछ महिलाओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नशे में धमकी भरा कॉल करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आप न्याय के लिए सीएम भूपेश के पास जाइए। हम लोगों की हैसियत नहीं, हम खुद ही किनारे में हैं। खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल के साथ ही पपलप्रीत को असम में डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यही वो जेल है जहां पहले से ही 8 खालिस्तानी समर्थकों को रखा गया है और अब पपलप्रीत सिंह को भी यहां भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी फ्लाइट के जरिए पपलप्रीत सिंह को लेकर डिब्रूगढ़ पहुंचे। डिब्रूगढ़ में पंजाब पुलिस और देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां पपलप्रीत से पूछताछ करेंगी। इससे पहले पपलप्रीत को लेकर जब पंजाब पुलिस अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने कहा कि पंजाब पुलिस जो कुछ कह रही है वो सच है। चढ़ती कला च मैं चढ़ती कला जेड़े जो कुछ आया सही है पुलिस के हिसाब नाल मेरी कल ही गिरफ्तारी हुई है। फरार होने से गिरफ्तारी तक ये पपलप्रीत का पहला बयान है। पपलप्रीत पर पहले से ही 6 केस दर्ज हैं और अब उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए भी लगाया गया है। पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अमृतपाल के भारत लौटने के बाद वो हमेशा उसके साथ साए की तरह रहा और पपलप्रीत सिंह न सिर्फ अमृतपाल का बल्कि खालिस्तानी समर्थकों का और आईएसआई का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पपलप्रीत सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उन्हीं के कहने से वो पंजाब में खालिस्तान की नींव को खड़ा करने के निर्देश ले रहा था। 2015 में पुलिस ने पपलप्रीत सिंह को आईएसआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था।
पपलप्रीत सिंह खुद को अमृतसर का पत्रकार बताता रहा। वो अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। अमृतपाल के भागने और उसके हर कदम पर रहने और खाने पीने का सारा इंतजाम पपलप्रीत सिंह ने ही किया था। पपलप्रीत सिंह ने ही कथित तौर पर अमृतपाल को कई मुद्दों पर सलाह भी दी थी। पपलप्रीत सिंह को अमृतपाल का मेन हैंडलर कहा जाता है। पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी अमृतपाल सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। पपलप्रीत की गिरफ्तारी से अमृतपाल अकेला पड़ गया है। उसे मदद और सलाह देने वाला पपलप्रीत सिंह अब सलाखों के पीछे है, इसलिए अब वो सरेंडर का पूरा मन बना चुका है। जांच एजेंसियों को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल अपनी शर्तों पर सरेंडर करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह कुछ राजनेताओं के संपर्क में भी है। वो लोग भी कुछ खालिस्तानियों के संपर्क में हैं। उन्हीं के जरिए से भगोड़ा अमृतपाल जांच एजेंसियों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद सरेंडर करेगा। ये भी पता चला है कि अमृतपाल को यूके, अमेरिका से निर्देश मिल रहे हैं। विदेश में बैठे खालिस्तानी गुट अमृतपाल तक अपने निर्देश पहुँचा रहे हैं। यही नहीं, अमृतपाल आतंकवादी भिंडरावाले की वेशभूषा में सरेंडर करना चाहता है। यानी जैसा पहनावा भिंडरवाले का था वैसे पहनावे में अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे? उन पर निर्भर नहीं करेगा सरेंडर? मुझे नहीं पता, वो जानते हैं। आपको कब मिला था लास्ट? 28 की रात को हम अलग अलग हो गए। उसके बाद बात नहीं हुई। लेकिन जांच एजेंसियां और पुलिस इसी ताक में है कि अमृतपाल को सरेंडर करने से पहले ही किसी न किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच टकराव की सीधी तस्वीर आज जयपुर के शहीद स्मारक से सामने आई। सचिन पायलट आज अपनी सरकार के खिलाफ ही एक दिन के अनशन पर बैठ गए, जो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जयपुर के शहीद स्मारक में चला। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थन में बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे। 5 घंटे तक चले इस अनशन को शाम 4 बजे उनके समर्थकों ने मिठाई खिलाकर खत्म कराया। अनशन खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने फिर दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। सचिन पायलट ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। सचिन पायलट ने अनशन की वजह भी यही बताई कि 4 साल तक सरकार में रहने के बाद भी उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। पायलट ने आरोप लगाया कि 2 बार कार्रवाई की मांग को लेकर चिट्ठी लिखने के बाद भी गहलोत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को मांग कर लेकर आज वो अनशन पर बैठ गए। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ आगे बढ़ गए। इसके बाद शहीद स्मारक में लगे मंच पर सचिन पायलट बैठ गए, जहां आसपास उनके समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर वहां देशभक्ति से जुड़े गाने बजते सुनाई पड़े। बड़ी बात यह है कि धरना स्थल पर जो पोस्टर लगा था उसमें कहीं भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं थी और न ही उस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी का कोई सिंबल था। पोस्टर पे केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई थी। इस प्रदर्शन के दौरान सचिन पायलट पूरी तरह से मौन रहे। सचिन पायलट को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश से जयपुर पहुंचे, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वो सचिन पायलट के साथ थे और वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान करोड़ों का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को देश का नेता बताया। सचिन पायलट जी पूरे देश के नेता हैं कि राजस्थान के नहीं, पूरे देश के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और मजदूरों के, किसानों के सच्चे नेता हैं। हम इसलिए यहाँ राजस्थान में आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वो सच्चाई की लड़ाई में सचिन पायलट के साथ हैं। आज 5 आएंगे, कल 50 भी आएंगे, जरूरत पड़े एकदम 500 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, हम हमें साथ देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ देंगे। इस दौरान पायलट के अनशन में पहुंचे समर्थकों ने उनके समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की। राजस्थान में चुनाव से कुछ महीने पहले ही सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया वो बीजेपी की वसुंधरा राजे के समय का है। 2014 में जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तब सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उस समय कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे, जिसमें खान आवंटन में 64,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी था, जिसकी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया और राष्ट्रपति भवन तक भी गए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने
वसुंधरा सरकार पर कोल घोटाला, अवैध खनन, शराब माफिया के मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वसुंधरा राज में हुई भ्रष्टाचार की जांच होगी, लेकिन गहलोत की सरकार में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा वसुंधरा राजे से उनकी मिलीभगत का आरोप लगा। इस पर सचिन पायलट ने 2 बार कार्रवाई की मांग करते हुए गहलोत और कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गहलोत सरकार के खिलाफ एक तरह से सचिन पायलट अनशन के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत जनता से राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का दावा कर रहे थे। और इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि 2030 तक वो राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सीएम गहलोत ने इस दौरान अपनी सरकार के लिए किए गए कामों को ऐतिहासिक बताया। राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। इस वीडियो के जरिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट समेत अपने सभी विरोधियों को एक जवाब देने की कोशिश भी की और ये दावा किया कि उनकी सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए बेहतरीन काम किए हैं। मुंबई में रामनवमी पर हुई हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के मलाड में रामनवमी पर हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि एक विशेष प्लान के तहत जुलूस में पत्थरबाजी की गई थी। रामनवमी के दिन शोभा यात्राओं पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मार्च की इजाजत के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वीर सावरकर के जन्मदिन को महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सरकार कई तरह के आयोजन भी करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर और आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी, जहां उनसे भारत में मुसलमानों की स्थिति के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के बारे में राय वो लोग दे रहे हैं जो भारत आए ही नहीं। उन्होंने दलील दी कि अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती तो क्या उनकी आबादी इतनी बढ़ती। वित्त मंत्री ने बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में ही रहती है। India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in numbers. निर्मला सीतारमण अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भारत में आर्थिक तरक्की के मुद्दे पर बोल रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका में दिए गए बयान पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री के बयान को असलियत से कोसों दूर बताया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने पूछा है कि अगर भारत में धर्मों के बीच खाई नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा। आज तक तो मैंने उनको लिंचिंग पे बोलते हुए नहीं सुना। विदेश में जाकर के सेमिनार नुमा माहौल में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन देश के हालात जो है ना वो चिंता का विषय नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना पड़ता। सीपीआई ने वित्त मंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुस्लिम इस देश में रह रहे हैं उन्होंने भारत को ही अपने देश के रूप में चुना है। The Muslims are not at the mercy of any person, but in fact they themselves opted to wanted to in India, so we want to give the respect to them. कई विदेशी मीडिया हाउस और समाजसेवी लगातार भारत में मुसलमानों के हालात पर सवाल उठाते रहे हैं। वित्त मंत्री ने उन्हीं लोगों को जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में यूपी पुलिस ने एक चूहे की हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 30 पन्ने की चार्जशीट में मनोज नाम के एक व्यक्ति को चूहे की हत्या का आरोपी बनाया है। पुलिस ने मनोज को पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी धारा 429 के तहत पशु हत्या का आरोपी बनाया है। इस मामले में 27 नवंबर 2022 को विकेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स ने मनोज पर चूहे की हत्या का आरोप लगाया था। विकेंद्र के मुताबिक मनोज ने चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर
उसे नाले में धकेल दिया था ताकि वो डूबकर दम तोड़ दे। विकेंद्र का दावा है कि उसने नाले में डूब रहे चूहे को बचाकर बाहर निकाला था, लेकिन कुछ ही देर बाद उस चूहे ने दम तोड़ दिया। विकेंद्र की एफआईआर के बाद पुलिस ने मृत चूहे का पोस्टमार्टम भी करवाया था, जिसमें उसकी मौत की वजह दम घुटना पाया गया था। हालांकि पोस्टमार्टम में यह भी पाया गया था कि चूहा बूढ़ा था और उसके फेफड़े और लिवर भी खराब थे। कानूनी जानकारों का कहना है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मनोज पर 10 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। वहीं धारा 429 के तहत पशु हत्या का दोषी पाए जाने पर मनोज को 5 साल तक की सजा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल के एक क्लब में रामायण सीरियल का एक सीन चलता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान क्लब में मौजूद तमाम लोग शराब के नशे में उस पर डांस कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने क्लब के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने खुद ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की। ये मामला नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स क्लब का है, जहां रामानंद सागर के सीरियल रामायण का एक सीन दूसरी आवाज में डब करके चलाया गया। वीडियो में राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान हुई बातचीत दिखी, जिस पर तेज आवाज में कोई गाना बज रहा था। इस दौरान क्लब में पार्टी कर रहे लोग गाने पर झूमते नजर आए। इस मामले में नोएडा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस वीडियो में प्रसिद्ध सीरियल रामायण धारावाहिक के कुछ पात्रों को दर्शाया गया है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। इसका संज्ञान लेते ही थाना 39 की पुलिस द्वारा तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। एक डिस्को बार में सिगरेट, शराब और मांसाहार के बीच रामायण के सीन को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने से धार्मिक आस्था का अपमान किया जा रहा था, ऐसा आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस वीडियो की भी जांच कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे लेख के जरिए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कामकाज से करोड़ों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी लुभावनी बातें कर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। यही नहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि वो अपने बजट में महंगाई का जिक्र तक नहीं करती हैं। सोनिया ने अपने लेख में आरएसएस और बीजेपी पर हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी आरएसएस और बीजेपी के भड़काऊ तेवरों को नजरअंदाज करते हैं। सोनिया गांधी के लेख पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर एक बार फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि जब भी गांधी परिवार के हाथ से सत्ता जाती है वो लोकतंत्र खत्म होने का रोना रोने लगता है। सोनिया गांधी जी, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, आपकी अपनी पार्टी खतरे में है और आपकी पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार का वर्चस्व खतरे में है। बीजेपी ने कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके वंश को लूट की छूट मिलती रहे तो देश में सब ठीक है। कानून अपना काम कर रहा है और देश कानून के अनुसार चलेगा। सोनिया गांधी के इस लेख के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है, जिसके और गरमाने की संभावना जताई जा रही है। चीन और ताइवान के बीच संभावित युद्ध की आशंका प्रबल होती जा रही है। चीन ने जॉइंट स्वाड युद्धाभ्यास के बाद ऐलान कर दिया है और उसकी सेना ताइवान पर हमले के लिए तैयार है। जबकि चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान द्वीप के आसपास गश्त और अभ्यास से जुड़ी सभी अहम तैयारियों को अमली जामा पहना दिया है। 这是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。 हालांकि ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन के जंगी जहाज अभी भी ताइवान स्ट्रेट में मौजूद हैं, जबकि मंगलवार को इन जंगी जहाजों ने लाइव फायर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। चीन की इस आक्रामकता को ताइवान स्ट्रेट में युद्ध की मुनादी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उधर ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं है और उसकी वायुसेना ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश कर दिया। ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भरकर ताइवान के फाइटर जेट्स ने साबित कर दिया कि वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। चीन को सख्त संदेश देने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमानों ने सिंचू एयरबेस से उड़ान भरी। सिंचू एयरबेस ताइवान के उत्तर में स्थित है और चीन सीमा के सबसे नजदीक। इस एयरबेस पर ताइवान ने मिराज लड़ाकू विमानों के 3 स्क्वाड्रन तैनात किए हुए हैं।
虽然中国的军演告一段落，国军和国安团队仍会持续坚守岗位，捍卫国家。请各位国人放心，也请再一次为第一线坚守岗位、守护我们家园的国军加油。 वहीं सिंजू एयरबेस से अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को आड़े हाथों लिया। 然而，中国却借此发动军事演习，造成台湾海峡与区域的不稳定，这不是一个区域内大国的负责任态度。 चीन की आक्रामकता न सिर्फ ताइवान बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी सिरदर्द बन गई है। जापान ने चीन की मिलिट्री ड्रिल को उकसावे वाली कार्रवाई कहा है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हामादा ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर चीन का रवैया आपत्तिजनक और दुर्भावना से प्रेरित है। 威圧的な訓練であったと認識をしております。中国軍の活動の意図、目的については確定的にお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思いますが、中国は今回の訓練について台湾独立分離主義勢力が वहीं अमेरिका ने एक बार फिर ताइवान का साथ देने का वादा दोहराने के साथ कहा कि वो चीन के हर कदम पर पैनी नजर रखे हुआ है। We are, of course, closely monitoring those actions, and actions like these, they undermine peace and stability across the Taiwan Strait. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस मामले में ताइवान की खुलकर मदद करेगा या फिर यूक्रेन की तरह उसे चीन से अकेले जंग लड़ने के लिए छोड़ देगा। आपने करोड़ों रुपए कीमत वाली लग्जरी गाड़ियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पसंद के नंबर यानी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर नहीं तो आइए जानते हैं, आप जान लीजिए। आप दुबई में एक गाड़ी का वीवीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 या 5 करोड़ में नहीं बल्कि 5.5 करोड़ दिरहम यानी करीब 123 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। ये वीवीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर है P7 यानी एक अल्फाबेट और एक नंबर। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को दुनिया का सबसे महंगा नंबर बताते हुए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। P7 नंबर के लिए 123 करोड़ रुपए खर्च करने वाले व्यक्ति की पहचान जाहिर नहीं की गई है। दूसरा सबसे महंगा नंबर रहा 8822 जिसके लिए 84 लाख दिरहम यानी करीब 19 करोड़ रुपए की बोली लगी। तीसरा महंगा नंबर रहा AA19 जो 49 लाख दिरहम यानी करीब 11 करोड़ रुपए में बिका। हम आपको बता दें कि दुबई में हर साल मोस्ट नोबल नंबर्स नाम से गाड़ियों और मोबाइल के लिए वीआईपी नंबर्स की नीलामी होती है। इस साल नंबर्स की नीलामी से कुल 217 करोड़ रुपए जुटाए गए। इस रकम का इस्तेमाल रमजान के महीने में जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने में खर्च किया जाएगा। इससे पहले सबसे महंगे नंबर का रिकॉर्ड P1 के नाम था जिसे 2008 में 5.25 करोड़ दिरहम यानी लगभग 116 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो देखा आपने, गाड़ियों के नंबर के लिए करोड़ों में बोली लग रही है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद आज पहली बार वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और दोनों ने वायनाड में शो किया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुली गाड़ी में सवार होकर भी लोगों का अभिवादन करते दिखे। जिस गाड़ी में राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे उस पर सत्यमेव जयते लिखा था। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लोगों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी पूरे जोश में दिखे। रोड शो में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी का पोस्टर ले रखा था जिस पर लिखा था डरो मत। कांग्रेस ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद डरो मत कैंपेन शुरू किया है। वायनाड में राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार कुछ भी कर ले, वो झुकने वाले नहीं है। Take my house, take it 50 times, I don't care. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अरुणाचल प्रदेश से लौटते वक्त अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया, जहां उन्होंने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। राहुल बाबा, अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारों पर भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को बहुत गालियां दी हैं। आपकी माताजी ने भी ये कर देख लिया राहुल बाबा, जितना भी गाली निकालोगे कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। जैसे जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव के दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है।
अगली खबर रूस से, जहां ज्वालामुखी फटने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। रूस का सबसे सक्रिय शिवलुच ज्वालामुखी फट गया है। ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में राख के बादल बन गए। विमानों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक डबल डेकर बस नदी में गिर गई। हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। बस में 70 से ज्यादा यात्री सवार थे। साउथ कोरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई। करीब 600 फायर फाइटर्स के साथ हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग को बुझाया जा रहा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने देश के नाम संदेश दिया। उनके संदेश के बाद प्रदर्शनकारी फिर उग्र हो गए। नेतन्याहू ने सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराया था। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 29 मई तक की राहत मिल गई। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 29 मई तक के लिए टाल दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने की अर्जी दाखिल की थी। लेकिन इमरान खान के वकील ख्वाजा हैरिस ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग उनके मुवक्किल को लेकर भेदभाव करता है। तोशाखाना मामले में जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इससे हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ संसाधनों की बर्बादी होगी। इमरान और उनकी पार्टी पर पहले से ही कई केसेस चल रहे हैं। ऐसे में तमाम केसेस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इलेक्शन कमीशन की जल्द सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख 29 मई मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ 2 मामलों में सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं। इनमें पहला मामला तोशाखाना में गिफ्ट्स की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला है उनकी कथित बेटी का। पाकिस्तान चुनाव आयोग के मुताबिक तोशाखाना मामले में इमरान के हाथ भ्रष्टाचार की काली स्याही से रंगे हुए हैं। आरोप है कि उन्होंने 20 लाख की जाली रसीदें बनाई, जिससे तोशाखाना के गिफ्ट्स खरीदे गए और बाद में इन्हें करीब 14 करोड़ रुपए में बेचा गया। वहीं दूसरा मामला टेरिन वाइट का है। अमेरिका और ब्रिटेन की अदालतों में साबित हो चुका है कि टेरिन इमरान की बेटी है, जबकि इमरान ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 2 बेटों सुलेमान और कासिम की जानकारी दी है। टेरिन की बात वो छिपाते रहे हैं। अगर इन दोनों केसेस में से किसी एक में भी इमरान पर आरोप साबित हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 63A के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे और यही वजह है कि वो इन मामलों में कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। जबकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार इलेक्शन कमीशन के जरिए दोनों ही मामलों में इमरान खान को अदालत से सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग चाहता है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो और इमरान खान पर आरोप साबित हो जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दे। लेकिन पाकिस्तान की न्यायपालिका इमरान खान के शील्ड यानी रक्षा कवच के तौर पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अत्ता बांदियाल इमरान खान को चुनाव आयोग के कोप से बचाना चाहते हैं। वो इमरान को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को अटकाना चाहते हैं। बांदियाल चाहते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ही पाकिस्तान में कौमी इलेक्शन हो जाए और इमरान खान 2/3 बहुमत लेकर सरकार बना ले, ताकि इमरान जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 कर दे और जस्टिस उमर अत्ता बांदियाल चीफ जस्टिस के पद पर बने रहें। हालांकि कानूनी और संवैधानिक हिसाब से देखें तो तोशाखाना मामले में इमरान खान को सजा मिलने से रोक पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस और उनके समर्थक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान बच जाएं। हालांकि इमरान बच भी जाते हैं तो इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना शहबाज सरकार के समर्थन में है और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का इमरान के साथ 36 का आंकड़ा है। ऐसे में सेना न्यायपालिका पर कभी भी शिकंजा कस सकती है, जबकि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान पर नए केस लादकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज सकती है। ऐसी ही एक कोशिश सरकार के इशारे पर इस्लामाबाद की पुलिस ने की। इस्लामाबाद की पुलिस ने 2 मामलों में पूछताछ के लिए इमरान को नोटिस भेज दिया, जिसमें से एक मामला तो आतंकवाद से जुड़ा है। 9 थानों में मुकदमात दर्ज। इमरान खान अगर पुलिस के सामने पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल सकता है, जबकि वो कतई नहीं चाहेंगे चुनावों की गहमागहमी के बीच वो जेल चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार न सिर्फ इमरान खान को जेल की चक्की पिसवाने के मूड में है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दरकिनार करते हुए 14 मई को विधानसभा चुनाव भी नहीं कराना चाहती, जिसके लिए सोमवार को पाकिस्तान की सरकार ने एक बिल पेश किया था। चुनावी खर्चों और सुरक्षा के मुद्दे को ढाल बनाते हुए सरकार ने प्रांतीय और सीनेट के चुनाव 7 अक्टूबर में कराने के लिए बिल पेश किया था और अब इस बिल को सीनेट ने पास भी कर दिया। मतलब ये कि सरकार 14 मई को पंजाब विधानसभा के चुनाव नहीं कराएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की तारीखों और तैयारियों को लेकर जो डेडलाइन दी थी वो आज खत्म हो गई। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर उनसे जवाब तलब करे, जबकि सरकार के इशारे पर सरदार सलमान अहमद डोगर नाम के एक वकील ने जस्टिस बंदियाल और उनके समर्थक 3 जजेस के खिलाफ जुडिशियल मिसकंडक्ट की शिकायत दर्ज कराई है। यानी पाकिस्तान में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तलवारें खिंच गई हैं।
दिल्ली के प्रगति मैदान में बनी अंडरग्राउंड टनल में चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में प्रगति मैदान टनल में लगी कलाकृतियों और लैंप्स की चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक टनल में कई कलाकृतियां लगाई गई हैं, जिनकी बाजार में कीमत 25 से 30 हजार रुपए के बीच है। सूत्रों के मुताबिक कुछ पेशेवर चोरों ने इन कलाकृतियों को चुराने की कोशिश की और वो हथियार से भी लैस थे। चोरी की इन घटनाओं से निपटने के लिए टनल का रखरखाव करने वाले PWD ने अब 6 हथियारबंद गार्ड्स को तैनात किया है। इसके अलावा बिना हथियार वाले 11 गार्ड्स को भी टनल की सुरक्षा में लगाया गया है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल का उद्घाटन बीते साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस सुरंग में भारत की 6 ऋतुओं को दर्शाने वाली पेंटिंग्स लगाई गई। साथ ही कश्मीर और कन्याकुमारी के खूबसूरत नजारों को भी पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन इस बार ये धमकी मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके दी गई और कहा गया कि 30 अप्रैल को सलमान खान की हत्या कर दी जाएगी। धमकी देने वाले को रॉकी भाई बताया और कहा कि वो राजस्थान के जोधपुर का गौरक्षक है। सलमान ने सोमवार को ही अपनी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज किया था। सोमवार की ही रात 9 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया, जिसमें रॉकी नाम के शख्स ने एक्टर सलमान खान को 30 अप्रैल के दिन जान से मारने की धमकी दी। कॉल ट्रैकिंग की मदद से पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर से धमकी देने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। केदारनाथ धाम के पास मौसम साफ होने लगा है। केदारनाथ यात्रा के लिए बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। आने वाले 25 अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पत्नी ने पति को घर पर ही बंधक बना लिया था। इस दौरान पत्नी जंजीर से बांधकर पति की पिटाई भी करती थी। पुलिस ने पति को आजाद कराया है। बिहार के गया में सब्जी के बाजार में भीषण आग लग गई। आग के बाद आसमान में धुएं का काला गुबार भी देखा गया। असम के नलवड़ी जिले में बाजार में आग लग गई। इस दौरान आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। आग से करोड़ों की संपत्ति जल गई है। भोपाल में एक अनियंत्रित ट्रक ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रक ने सड़क किनारे बनी दुकान और गाड़ियों को टक्कर मारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। कोरोना का स्ट्रेन जो संक्रमण फैला रहा है, उसकी चपेट में आने से मरीज अब ज्यादा दिन के लिए बीमार नहीं पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कोरोना का असर अब वायरल बुखार से भी कम देखा जा रहा है और 95% मरीजों में इसके गंभीर लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कोरोना के 5% मरीजों में सामान्य बुखार देखने को मिला। कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो ये भी जाहिर होता है कि नए मामले तेजी से बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की नई लहर का अभी कोई खतरा नहीं है। हालांकि जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उन मरीजों को कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है।